जो मौजूदा सरकार है, इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई मान सम्मान नहीं। हम लोग देखे राजनीति में या समाज सेवा की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? आप किस तरह से आपने सोचा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? 5 वर्षों में आपकी क्या-क्या उपलब्धियाँ रही? कोरोना काल में मास्क लगा करके हमने जिलाधिकारी को लेकर के, अनुमंडल पदाधिकारी को लेकर के, स्थानीय पदाधिकारियों को लेकर के औचक निरीक्षण करवा करके और 2 दिन के अंदर में उसमें रिफिलिंग प्लांट हमने शुरू करवाया। राजनीति जो है वो पैसा कमाने का एक माध्यम बन चुकी है या शोहरत का या दूसरे तरह के काम करने का जो कि असामाजिक काम है। आपको क्या लगता है राजनीति एक सेवा के लिए है या सत्ता 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, तो 36 हेलीकॉप्टर उनके खिलाफ लगा। देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ, लोकतंत्र का गला नहीं घोटने देंगे, लोकतंत्र का चोरी नहीं होने देंगे, वोट चोर गद्दी चोर बोल रहे हैं। इनकी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। निश्चित तौर पर बिहार के युवाओं के लिए एक नया बिहार की शुरुआत होगी। तो कानूनी जंग के हजारों लाखों दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। कानूनी जंग ने यह प्रयास किया कि बिहार के चुनाव में हम लोग यहाँ पर आए और स्वयं धरातल पर क्या हो रहा है इसकी चर्चा भी करें और साथ-साथ इसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को दें। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं काठी विधानसभा मुजफ्फरपुर की काठी विधानसभा है। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं इज़राइल मंसूरी जी। मंसूरी साहब पहले भी यहाँ पे विधायक रहे हैं और बहुत प्रचलित रहे, बहुत इनकी ख्याति यहाँ पर रही है। यहाँ के लोगों से हमने चर्चा करी है, उन तमाम बातें हमारे सामने आई। लेकिन अब हम सामने रूबरू हैं इनके और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे। इज़राइल मंसूरी जी, आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपको भी, आपके व्यूअर को भी, श्रोता को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा मंसूरी साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि राजनीति में या समाज सेवा की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? आप किस तरह से आपने सोचा कि आपको राजनीति में आना चाहिए या आपकी राजनीतिक यात्रा क्या रही? देखिए, हम राजनीति में आने का सोचे भी नहीं। हाँ, सामाजिक स्तर पर गैर बराबरी के खिलाफ, जोर-जुलूम के खिलाफ हम संघर्ष कर लेते थे। नौजवान थे, जिस समय छात्र भी थे। अगर कोई एक दूसरे के अगर दबाने का काम किया जाता था, शोषित किया जाता था, तो शोषित पीड़ित के पक्ष में हम खड़े हो जाते थे। तो ये अचानक एक ऐसा समय आया जो हमको तमाम, हमारे पंचायत के वासियों ने, हमारे शुभचिंतक ने, तमाम लोगों ने मिलकर के हमको चुनावी मैदान में एक मुखिया के रूप में उतारने का काम किया। एक मुखिया के रूप में उतारने का काम किया और अनिच्छा में भी लोगों की स्नेह, प्यार और आशीर्वाद को देखते हुए हमने इच्छा व्यक्त किया और हम वहीं से हमारा सफर शुरू हो गया, जो आज तक हम यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, मेरा कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीति से नहीं रही है, न हम कोई जमींदार के लड़के हैं। हम एक साधारण परिवार के, एक साधारण इंसान के लड़के हैं। यही मेरा है और हमने जो कर्म किया है, वो कर्म के में कहीं न कहीं अच्छाई दिखी है, तब जाकर के हम यहाँ तक सफर हमारी हुई है। मुखिया के चुनाव से आगे बढ़ते हुए, राजनीति की सीढ़ियों को चढ़ते हुए, विधायक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है और ये तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है, जो राजनीति में संघर्ष करते हैं। लेकिन साथ में ये भी देखना है कि कैसे एक मुखिया अपने इतने ऊँचे स्थान तक पहुँचता है, उसने क्या-क्या झेला होगा और क्या-क्या जनता के लिए किया होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप पिछले 5 वर्षों से कांठी विधानसभा के क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 वर्षों में आपकी क्या-क्या उपलब्धियाँ रही? देखिए, कांठी के सम्मानित जनता के द्वारा हमको सेवा करने का मौका दिया गया और जब हम कांठी में सेवा की शुरुआत किए, तो हम उस समय कोरोना काल चल रहा था। भयंकर कोरोना की त्रासदी से हम लोग त्रस्त हुए और ऑक्सीजन के बिना लोगों की दम घुट रही थी, मौतें हो रही थी। हमको एक नेक कार्य का भी शुभ अवसर मिल गया। हमारे क्षेत्र में ही एक दामोदरपुर है, वहाँ एक बंद पड़े गैस रिफिलिंग प्लांट थे। हमारी नजर, हमको कोई शुभेच्छुक ने हमको उस पर नजर दिलाने का काम किया। कोरोना काल में मास्क लगा करके हमने जिलाधिकारी को लेकर के,
अनुमंडल पदाधिकारी को लेकर के, स्थानीय पदाधिकारियों को लेकर के औचक निरीक्षण करवा करके और 2 दिन के अंदर में उसमें रिफिलिंग प्लांट हमने शुरू करवाया। एकमात्र नॉर्थ बिहार में बेलागंज रिफिलिंग प्लांट था जिसकी क्षमता 600 से 700 थी और ऑक्सीजन बिना लोग मर रहे थे। लंबी कतार जो है हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लगी रहती थी वहां पर, लेकिन उतना ही क्षमता का रिफिलिंग प्लांट हमारी एक सोच के तहत जो है सो हो गया और उससे काफी लोगों की जान बचाई। ये हम अपने आप की एक उपलब्धि मानते हैं कि हमको कोई मौका अगर मिला एक नेक कार्य जिसमें सैकड़ों लोगों की जान बची, ये सबसे बड़ा हम उपलब्धि मानते हैं अपने आप को। दूसरी उपलब्धि हम मानते हैं कि कांटी की सम्मानित जनता 5 वर्षों तक हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों के बीच हम गए हैं। तमाम लोग अपने सुख दुख का साथी हमको बनाने का काम किया। कहीं भी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत तरह की बातें होती है, कहीं अपमानित भी होना पड़ता है, कई तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हम कांटी के सम्मानित जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हम रात के 2-2, 3-3 बजे तक हम लोगों को सुख सराध में शामिल हुआ है, लेकिन हमको कहीं भी किसी तरह का अपमान नहीं हुआ। सभी जगह हमको लोगों ने सम्मान दिया। यह भी हमारी एक अपने आप में हम उपलब्धि महसूस करते हैं कि लोगों ने हमको सम्मान दिया। तो उसका रीजन है कि जब आप लोगों को सम्मान दीजिएगा, जब आप किसी को बउआ कहिएगा, तब जाकर वो आपको भैया कहेगा। तो हमको आज भी, मैं आपको बता देता हूँ कि हम रात में सोशल मीडिया हैंडलिंग पर हमने अपना नामांकन का अपील किया और सुबह 10 से 11 बजते बजते 15-20 हजार लोगों की जुटानी हो गई। लोग आते गए, जाते गए आशीर्वाद दे करके, लेकिन भीड़ रात के 8 बजे तक कम नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। और विकास की जहां तक बात है तो महज 3 साल हम कहेंगे, इसलिए 3 साल कहेंगे कि 2 साल कोरोना काल में हम लोगों को अपना ऐच्छिक कोष भी नहीं मिला था। महज 3 साल में हमने लगभग 225 करोड़ की सड़कें बनाई है, 6-6 करोड़ की लागत पुलिया बनाई है, 3 पुलिया हमने बनाने का काम किया है। आज भी हमारा जो सड़कें हैं वो संवेदक के कारण रुका हुआ है, नहीं तो कोई भी जर्जर सड़क नहीं होगा। नई सड़कें हमने लगभग 56 नई सड़कें हमने बनाने का काम किया है। हम तो हर पंचायत का हम सोशल मीडिया से हम बता रहे हैं कि इस पंचायत में एक कई टर्मों तक विधायक हो जाते हैं, किसी पंचायत में अपना वर्क नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें दर्जनों काम हमने नहीं किया है विकास के रूप में, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे आपको छठ घाट का निर्माण हो, स्कूल की मरम्मती हो, चबूतरा का निर्माण हमने कराया है। श्रद्धालु लोग आते थे, माँ बहने की फोन आती थी कि जरा हमरा माई स्थान बना दू, तनी हमरा देवी स्थान बना दू। हमको मौका मिला तो सैकड़ों की संख्या में हमने बनाने का काम किया है। तो हमको बड़ी अपने आप में उपलब्धि है कि हमको आज भी जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद बढ़ा है, लोगों का विश्वास हमारे प्रति बढ़ा है। 2020 में लोगों को सिर्फ यह बोला गया था कि जो उम्मीदवार खड़े हैं उसमें बेहतर है, अच्छे हैं, लेकिन हमको आज खुशी है कि लोगों ने भी महसूस किया है कि हमने 2020 में जो चुना है वो जो है निश्चित तौर पर जो है वो व्यक्ति खरा उतरा है। तो हम लोगों को सम्मान दिए हैं, लोगों ने भी हमको सम्मान देने का काम किया है। मंसूरी साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि ऐसे समय में जबकि राजनीति जो है वो पैसा कमाने का एक माध्यम बन चुकी है, या शोहरत का, या तमाम दूसरे तरह के काम करने के जो कि असामाजिक काम है। आपको क्या लगता है, राजनीति एक सेवा के लिए है या सत्ता के लिए है? देखिए, अगर राजनीति में कुछ आर्थिक प्राप्ति की ओर अगर आपके कदम अगर बढ़ते हैं तो राजनीति में आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। सेवा के लिए जनता मौका देती है तो सेवा के रूप में आपको खड़े रहना पड़ेगा। तो हम तो, चूंकि हमारी जो है पृष्ठभूमि ही ऐसी नहीं रही है, ऐसा नहीं है कि हम धन कुबेर हो गए हैं तो धन के बदौलत आए हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं। हम तो अटेंडम एक्सीडेंटल सामाजिक सेवक होते हुए
प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने हमको चुनने का काम किया है। तो हमको मान सम्मान सब मिल ही रहा है। हाँ, हमको अगर लगता कि हम इसमें इन्वेस्ट किए हैं तब ना हम इन्वेस्ट निकालने के फेर में रहते। हमको तो जनता का स्नेह आशीर्वाद इन्वेस्ट हुआ है और उसके बदौलत हम आए हैं, इसलिए हम उसको कभी उस रूप में नहीं देखते हैं। सेवा को हम सेवा के रूप में ही देखते हैं। मंसूरी साहब, पिछले 1 डेढ़ महीने से हम लोग बिहार में हैं और बिहार की कवरेज हम लोग कर रहे हैं, जो इलेक्शन कवरेज है ये भी साथ-साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा प्रयास ये भी रहा है कि जनता के साथ हम चर्चा करें और गाँव के मुखिया हैं, चाहे वो वार्ड के पार्षद हैं और राह में चलते व्यक्ति के साथ भी बात करें। एक बात हमने देखी है जो अमूमन निचोड़ जो का है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। मैं पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार किस प्रकार से खत्म होना चाहिए, किस प्रकार से खत्म हो सकता है या फिर ये खत्म ही नहीं होगा? नहीं, देखिए, नेक नियति होनी चाहिए। अब भ्रष्टाचार ही एक ऐसी सीढ़ी है जो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। यदि अगर सरकार निर्णय ले कि परफॉर्मेंस बेस्ड हम पदाधिकारी को पोस्टिंग करेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस ठीक होगा, कोई ऐसे पुलिस पदाधिकारी को हम थाना का जवाबदेही देंगे जो पुलिस पदाधिकारी अनुसंधान में अव्वल किया है, जिसने अपराधियों को पकड़ा है, जिसने माफियाओं पर शिकंजा कसा है। अगर यह परफॉर्मेंस बेंच अगर होगी तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार खत्म होगा। हमको देखना होगा कि कौन प्रखंड विकास पदाधिकारी का परफॉर्मेंस क्या है, अंचलाधिकारी का परफॉर्मेंस क्या है। उस आधार पर अगर हम पोस्टिंग करेंगे, लेकिन ऊपर जो तय राशि के तहत जब तक पदस्थापना होता रहेगा, भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए सरकार दोषी होती है, बड़े बड़े अफसर जो है, और जनप्रतिनिधि का इन्वॉल्व तो होना ही चाहिए। जनप्रतिनिधि के नजदीक ही कोई जनता आकर के अपनी बात करती है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई मान सम्मान नहीं। हम लोग देखे हुए, हम लोग जानते थे कि चुने हुए प्रतिनिधि का अनुशंसा काम करता था पदाधिकारियों के चयन में, लेकिन अब तो क्या है, दर्जनों अब प्रतिनिधि की अनुशंसा जहां गांधी जी का बात आ जाती है वहां पर पूरे दान में फेंक दिया जा रहा है और भ्रष्ट अफसरों की पोस्टिंग कर दी जा रही है। इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी बात जो हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है, वो ये है कि बिहार ये ठीक था कि जातिवाद पे जकड़ा हुआ है। लेकिन मैं देखता हूँ कि चुनाव के समय में वो जातिवाद बाकायदा राजनीतिक जातिवाद बढ़ रहा है यहाँ पे। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, कुछ चीजें हैं जिसको इनकार नहीं कर सकते हैं। आज भी काफी जड़ पकड़ लिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको इस जद में खड़ा कर सकते हैं। जाति पार्टी की बेरिया टूट रही है। नए पीढ़ी के जो लोग हैं, नौजवान हमारे जो साथी हैं, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, जिनको रोजगार चाहिए, वो अभी सब फेर में नहीं पड़ना है। अब कोई किसी तरह का जुमलेबाजी में नहीं पड़ना है। इसी का नतीजा हुआ कि पिछले 2020 के चुनाव में हम लोगों के युवा दिल के धड़कन बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बोले कि दवाई कमाई सुचाई सुनवाई करवाई की सरकार हम लाएंगे, जिसमें हम लोगों को रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, तो 36 हेलीकॉप्टर उनके खिलाफ लगा। देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ लगा। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार का छात्र, नौजवान, किसान, गरीब, तमाम लोगों ने मिलकर के सबसे बड़ी पार्टी और महागठबंधन की सरकार बन चुकी थी, चोर दरवाजे से सरकार को बना ली गई, जो बिहार की जनता उस समय महसूस की थी। आज के दिन में बिहार की जनता सजग प्रहरी के रूप में, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में खड़ा है कि हम लोकतंत्र का गला नहीं घोटने देंगे, लोकतंत्र का चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारा लेकर के आज बिहार के सारे लोग एकजुट है। पिछले दिनों बड़े जोर-शोर से यहाँ पे 2 यात्राएँ चली। एक थी वोट अधिकार यात्रा और दूसरा था बिहार अधिकार यात्रा। आपको क्या लगता है कि वोट अधिकार यात्रा या एसआईआर क्या अभी भी प्रासंगिक है? क्या वो मुद्दा बिहार की जनमानस को फिट बैठ रहा है? क्या उस पे चर्चा हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं। समाज के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे तबका है, हर चीजों को बारीकी से अध्ययन करते हैं और
हर तरह की हथकंडा मौजूदा सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं का जिस तरीके से दुरुपयोग की जा रही है। अब देश के प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना है कोई, इसके लिए निर्वाचन आयोग जो है घोषणा नहीं करे, वो उद्घाटन कर ले। मुख्यमंत्री जी को अगर कहीं उद्घाटन शिलान्यास करना है, अगर 6 तारीख का टाइम हो गया फला मुख्यमंत्री जी का करने का, तब 6 के शाम में ही हो जाएगा, जब तक वो दिन में उद्घाटन कर लेंगे। अगर इस तरह की बातें अगर पब्लिक में आ जाए तो फिर निर्वाचन आयोग का क्या मतलब है। तो इस तरह की बातें आती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी समझ रही है कि सत्ता वाले लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। मसूरी साहब, अभी तक जैसे कि यहाँ पर एक तरफ एनडीए होता था और दूसरी तरफ महागठबंधन है, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से ऐसी कुछ हवा सी चल रही है कि एक त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। मेरा आप मतलब शायद समझ गए होंगे, मैं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा, या ये पार्टी सिर्फ हवा हवाई है, या धरातल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दो धारा की लड़ाई है और निश्चित तौर पर अंतिम समय में लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और हर पार्टी की कुछ न कुछ भूमिका होती है। तो हम वैसे लोग नहीं हैं जो हम किसी पार्टी को सीधे से नखारने का काम करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो है सीधा सीधी लड़ाई है और हम तो चाहते हैं अच्छे मुद्दे लेकर के कोई आगे आए, सृजनात्मक काम हो, ये मंदिर मस्जिद के झंझट नहीं फंसाए, नफरत वाले लोग नहीं रहे, सही दिशा में काम करे लोग, तो कोई भी करेंगे तो उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन वर्तमान में सीधी लड़ाई है एनडीए बनाम महागठबंधन का। पिछले कुछ समय में ही हमने देखा कि एक पिटारा सा खोल दिया गया है। इसका मतलब बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है, या महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है अलग-अलग माध्यम से। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? राजनीति में, आज की राजनीति में ये सब मतलब किस नज़रिए से आती है हमारे सामने? क्या ये एक तरह का रिश्वत है, या वास्तव में इस बिहार की जनता का भला करने का प्रयास है? देखिए, जब आप बिहार में 20 साल राज किए हैं, 2 दशक, डबल इंजन की सरकार 11-12 साल से है, तो जब आप सत्ता पर है, आप लोगों के लिए काम किया है, तो इस तरह की घोषणाएं करने की क्या जरूरत थी। घोषणाएं, ये लोग तो जुमलेबाज लोग हैं, लोग घोषणा का पिटारा है तो इस तरह के कामें करते हैं कि कान के अकबर के दरबार में लोग कहते थे कि बीरबल का क्या काम है। तो बड़े बड़े दरबारी में कुछ ऐसे परोसे जाते थे कि राजा को कान को अच्छा लगे। तो आज के राजा जो है यहाँ के, वो प्रजा के कान को अच्छा लगे ये काम करते हैं, लेकिन प्रजा के लिए कुछ करते नहीं है। तो जब आपने काम किया है, विकास किया है, लोगों की उन्नति और प्रगति के लिए समर्पित की बात करते हैं, तो फिर रिश्वत देने की बात कहां से आ रही है। इस तरह के लोग लुभावने ना चीज है। उन समय में जब आप कहते थे कि ऐसा हो नहीं सकता था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे बिजली फ्री कैसे हो जाएगा, सदन में बोले थे, हम बैठे थे, ये कतई संभव नहीं है। लेकिन 125 यूनिट बिजली फ्री कब कर रहे हैं? जब हम लोग की युवा नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की घोषणा हो रही है। आपको 20 साल हो गए, एक चाय का प्याला भी अब 10 रुपये से कम में नहीं होती है। और वृद्धजनों का, विकलांग का, निशक्त का, विधवा का जो पेंशन हुआ करता था 400 रुपया, उस पर कभी आपकी निगाह नहीं गई। हम लोग के युवा दिल के धड़कन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि नहीं, ये 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन आज के समय में अभी साफ है। हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 करेंगे, कम से कम 50 रुपये पर डे। तब आप 1100 रुपये पर आए हैं। हमारे नेता ने घोषणा किया कि हम माई बहन मान योजना लाएंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे। अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं वो कैसे सुदृढ़ हो, उसका उन्नति प्रगति जब तक नहीं होगा तब तक समाज का प्रगति नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जब घोषणा किया कि मैया माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, तभी लोग 10,000 रुपया ऋण बांटने लगे।
बताइए 10 रुपया का, 10,000 रुपया का ऋण है, शायद एक ठेला भी खरीदाएगा क्या, एक टेम्पू कुमटी भी खरीदाएगा क्या। बैंक से लोन लिए हैं 1% की ब्याज के दर पर। तो ये लोग जो है, ये लोग भला नहीं चाहते हैं, ये लोग दीवा सपने दिखा के राज करना चाहते हैं। ये लोग दिल्ली में भी बड़ी बड़ी बातें किए, हरियाणा में भी बड़ी बड़ी बातें किए, महाराष्ट्र में भी बड़ी बड़ी बातें किए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, अगर उन्होंने कहा झारखंड की धरती पर कि हम माई बहन मैया क्या योजना था, सम्मान योजना के तहत हम प्रत्येक महिलाओं को 2500 देंगे, तो जाइए हमारी सरकार बनी हुई है झारखंड में, महागठबंधन की सरकार है, वहां तमाम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग जो करते हैं सो करते हैं। हमारे नेता लोग कहते थे 3.5 लाख शिक्षकों की राजपत्रित कर्जा का दरमदारी देने की बात हुई, ये लोग कहते थे कि कहां से होगा, कैसे होगा, हुआ कि नहीं हुआ। नौकरी की बात हुई थी, नौकरी की बात हुई थी, यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि कहां से लाएगा, क्या क्या बोले थे। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री सारथी के रूप में जब तेजस्वी यादव नौजवान साथ बैठता है तो इन्हीं के कलम से 5.5 लाख नौकरी दिलाती है। जब हमारी महागठबंधन की सरकार होती है तो कोई पेपर लीक नहीं होता है, एनडीए की सरकार होती है तो माफियाओं का राज हो जाता है, परीक्षा पत्र का पेपर लीक हो जाता है, और बेरोजगार जो तैयार किए हुए युवा उनके अरमानों के साथ धोखा हो जाता है। तो ये यूएसपी है। जब हमारी सरकार होती है तो आईटी पॉलिसी बनती है, टूरिज्म पॉलिसी बनती है, खेल पॉलिसी बनती है। क्या इन लोगों को नहीं दिखाई दिया था। तालीम सेवक हो, टोला सेवक हो, तमाम लोगों का मानदेय बढ़ता है, पंचायत प्रतिनिधि का मानदेय बढ़ता है, आशा दीदी की मानदेय बढ़ता है। कहां से पैसा आए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विजन और रोड मैप होनी चाहिए। अगर कुछ करने की अगर मद्दा अगर कोई रखता है बिहार की धरती पर तो तेजस्वी प्रसाद साबित करता है कि तेजस्वी जी ने जो जो घोषणा किया है सरकार उसके पीछे चली है, नकल करने का काम की है। तो बिहार की जनता ने भी संकल्प लिया है कि हम नकलची को मुख्यमंत्री, नकल मुख्यमंत्री करने वालों को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जो असल है हम असली को बनाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 16 नवंबर को बिहार का मुख्यमंत्री का शपथ दिलाएंगे। बिहार में बेरोजगारी और पलायन पलायन तो बहुत बड़ा विषय है। आज भी दिल्ली और तमाम महानगरों में जब भी कोई चर्चा होती है तो बिहार से जो भी लोग वहां जाते हैं वो बिहार के प्रतिनिधि के तौर पे जाते हैं और निश्चित तौर से बिहार की छवि गिरती है। आपको क्या लगता है पलायनवाद का मुद्दा किस तरह से रुक सकता है? कौन रोकेगा? नरेंद्र मोदी जी अमित शाह की जोड़ी रोकेंगे? गुजरात के लोग ना, गुजराती है नहीं लोग, ये लोग तो ट्रेन देंगे कि बिहार के मजदूर जो है से ज्यादा कर वहां मजदूरी करे। यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। ये उद्योग धंधे अगर बिहार में लग जाएंगे तो बिहार के लोगों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को घर परिवार छोड़ के जाना नहीं जाएंगे। यही जब रोजगार मिलेंगे तो इनको इनको गुजरात में कौन जाएगा मजदूरी करने? इनकी इच्छा शक्ति नहीं, सोचते भी नहीं सही। लेकिन हम लोग के नेता की यह सोच है कि हम प्रत्येक घर के नौकरी देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो सरकार में सभी परिवार के बिहार वासियों की सहभागिता होगी, निर्णय साथ लिए जाएंगे। ये बड़ा घोषणा है। पहले भी लोग कहते थे कि 10 लाख नौकरी की बात किए, जुमला है, क्या क्या बोलते थे, साबित करा के उन्होंने कराने का काम किया। तो अगर तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो इनकी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। निश्चित तौर पर बिहार के युवाओं के लिए एक नया बिहार की शुरुआत होगी। मंसूरी साहब, जैसे कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप जीतते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगले 5 वर्ष में आपका अपनी अपनी विधानसभा, कांठी विधानसभा को कहां पर देखना चाहते हैं? इसको क्या क्या उपलब्धि जब देना हम चाहते हैं? जीतेंगे तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी सरकार का जो एजेंडा है, हमारा तो नेता ही बोल चुके हैं कि हम प्रत्येक घर को नौकरी देंगे। तो स्वाभाविक बात है, हम विजन वाले लोग हैं ना। इतने दिनों से आईटी पॉलिसी नहीं बना, हमको आईटी मंत्री के रूप में लोगों ने का स्नेह प्यार मिला, मौका मिला तो हमने आईटी पॉलिसी बनाया। हमारी एजेंडा था 5 लाख लोगों को रोजगार देने का बिहार की धरती पर। जितने हमारे आईटी कर करके जो लड़के लोग हैं, बीटेक एमटेक ये लोग करने वाले लोग जो बाहर में जाकर के नौकरी करते हैं, उनको हम यहाँ नौकरी देने की व्यवस्था कर रहे थे। मौका नहीं मिला
लेकिन जो हम अपने सपना देखा था बिहार के लोगों को करने के लिए, अगर लोगों का आशीर्वाद स्नेह प्यार मिलेगा तो निश्चित तौर पर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मसूरी साहब, अभी आगे त्योहार आ रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से हमारे चैनल के जो हजारों दर्शक हैं और जो सब जो लाइव जो देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, त्योहार में तो हम सब जगह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी बागवानी से खूबसूरत बागवानी इस दुनिया में कहीं नहीं है। ये भारत की, हिंदुस्तान की सरजमी की मिट्टी की खुशबू है। ये लोकतंत्र की गाथा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जो सभी को समान अधिकार है और इसमें हर तरह के बाग खिले हुए हैं और हम उसी के पैरोकार हैं। तो हम तो पिछले बार 2020 में हमको लोगों ने बनाने का काम किया, चंद दिनों के बाद छठ पर्व था, हमने एक एक छठ पर्व में व्यवस्था करने का काम किया। उस समय से लगातार कोई ऐसा हमारे सेवा काल में छठ पर्व हो, दीपावली हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, किसी भी तरह का, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, हर समय हम लोगों के बीच में जो है स्नेह प्यार बांटने का काम किया है और जो हमारी साझा संस्कृति है और विरासत है उसको बचाए रखने का पूरा हम प्रयास किए हैं। और निश्चित तौर पर आशा और विश्वास है कि हमारे जो जानने वाले हैं, हमको जो समझने वाले हैं, इस संस्कृति पर पूरा भरोसा रखते हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को दीपों का पर्व, दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामना चाहते हैं और हमारे बिहार के खास करके छठ पर्व जो छठी मैया के नाम से जाने जाते हैं, हम छठी मैया से भी जो है मनोकामना करते हैं कि हमारे बिहार वासी सही संपूर्ण देशवासियों के उनकी नेक मुरादें पूरी हो, उनकी दिल की मनोकामना पूरी हो, ऐसा हम कामना करते हैं। तो आप सब लोगों ने इस चर्चा को देखा और बहुत विस्तार से इज़राइल मंसूरी जी ने अपनी बातों को रखने की जो पिछली उपलब्धियाँ थी वो भी, और भविष्य में वो क्या-क्या करने वाले वो बातें भी आपके सामने रखी। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने इन चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा। तो कांठी विधानसभा से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार इज़राइल मंसूरी जी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। बहुत जल्दी चुनाव हो जाएँगे, उसके नतीजे भी आ जाएँगे, तो उसके बाद हम फिर से एक बार आपसे मिलेंगे। अच्छा मंसूरी साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि कोई, अभी आपने बताया कि आपने कांठी विधानसभा में बहुत सारे काम किए, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा कोई काम रहा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा हो और आपका सपना हो कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया? देखिए, निश्चित तौर पर हम जिस परिवार से आते थे और जहां से हम उठे और जिस सफर तक लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद के द्वारा हमको बिहार सरकार के मंत्री बनने का भी हमको शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो हम भी मानते हैं कि ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था डाली जो हमारे जैसा एक अदना परिवार का एक अति पिछड़ा का बेटा भी विधायक से लेकर के और मंत्री तक का सफर किया। तो हम चाहते थे कि बाबा साहेब के बारे में संदेश वर्षों वर्षों तक आने वाली पीढ़ी, युवा भी जाने कि बाबा साहेब कौन हैं, बाबा साहेब की क्या देन है। तो हमने बड़ी प्रयास करके अपने छोटे से कार्यकाल में कांटी प्रखंड परिसर में हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर पार्क बनाने का काम किया और उसी पार्क में बाबा साहेब के मूर्ति को स्थापित करके हम अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अनावरण कराने का भी काम किया, जिसमें हजारों हजार के लोगों ने भाग लेने का काम किया। जिस दिन अनावरण हो गया, मुझे लगा कि एक अच्छा काम, जिस व्यक्ति की बदौलत, जिस संविधान के बदौलत हमको इतना बड़ा सेवा करने का मौका मिला, आज उस संविधान को बनाने वाले रचयिता का हमने जो है सो मूर्ति स्थापित करके उनके नाम पर पार्क बना करके एक अलग अनुभूति हमको मिला है, जो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं।